नमस्कार दोस्तों। तो हम लोगों ने कल बात करी थी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अगर आपने देखा है पार्ट 1 तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख के आइए। तो हम लोगों ने कल बात करी थी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो जल्दी जल्दी हम लोग रिव्यू लेते हैं पूरा, उसके बाद फिर हम लोग होमवर्क पे आते हैं, फिर आज के टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो हम लोगों ने सबसे पहले कल क्या देखा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहले आइडिया किसका था, एम एन रॉय का था 1934 में, जो कि फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी थे। उसके बाद जब ऑफिशियल डिमांड रखी गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके बेहाफ पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बेहाफ पे, कब 1935। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, 28 दिसंबर 1885। उसके बाद नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार हो गई, किसके अंडर में, कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो टोटल मेंबर्स 389 हैं। इसमें ब्रिटिश इंडिया के 296, प्रिंसली स्टेट्स के 93। हम लोगों ने बात करी थी ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में डिफरेंस, तो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, पहले आप उसको देख सकते हैं। ये मैं जनरली ओवरव्यू दे रहा हूँ कल का। उसके बाद फिर 296 को 292 11 गवर्नर प्रोविंसेस से निकाले गए थे, 4 निकाले गए थे 4 चीफ कमिश्नर से। ठीक है, किसके बिहार पे, पॉपुलेशन के बिहार पे। सारी सीट्स डिवाइड किसके बिहार पे थी, पॉपुलेशन के। उसके बाद आते हैं सीट्स, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड थी, मुस्लिम्स, सिख्स, जनरल। ये वाली जो सीट्स थी ये इन 3 कैटेगरी के बिहार में डिवाइड थी। उसके बाद अगस्त ऑफर देखा था। अगस्त ऑफर क्या है, अगस्त ऑफर कब आया, 1940 में आया। ये क्या है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल था इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई भी बाहरी आदमी नहीं होगा, सारे इंडियंस ही होंगे। ठीक है, ये अगस्त ऑफर हो गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा इलेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शंस कब हुए, जुलाई अगस्त 1947। किन सीट्स के लिए, वो 296 मेंबर जो कि थे कौन, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के लिए। 93 सीट जो प्रिंसली स्टेट्स की थी उनके लिए इलेक्शंस नहीं हुए, वो इनसे बाहर रहना चाहते थे। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के 208 सीट्स मिली, मुस्लिम्स को 73 सीट्स, स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिपेंडेंट्स को 15 सीट्स मिली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन कौन था, हिंदू मुस्लिम सिख सब, पूरे सब लोग थे, एक्सेप्शन महात्मा गांधी थे। उसके ऊपर मैंने आपको होमवर्क किया था, हु आर एंग्लो इंडियंस। तो अगर आपने पता किया तो अच्छी बात है, वरना फिर मैं बताता हूँ। एंग्लो इंडियंस वो थे, अच्छा इसको अच्छे समझने के लिए हम लोग ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से। एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलोनियल पीरियड। अपना कॉलोनियल पीरियड किसकी था, इंडिया किसकी कॉलोनी थी, अगर आपको पता हो, ब्रिटिश की, है ना, इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी। तो इस टाइम पे अपने इंडिया में इनकी गवर्नमेंट चलती थी, हम लोग इनके अंडर में काम करते थे। तो ब्रिटिश के लोग आके इंडिया में रहे, इंडिया के ऊपर रूल किया। लेकिन जब 1947 में हम लोग को इंडिपेंडेंस मिल गई, उसके बाद भी ब्रिटिश, सारे ब्रिटिश नहीं गए थे, कुछ ब्रिटिश यहीं रह गए थे इंडिया में। और इंडिया में रहते ही उन्होंने इंडियन पीपल के साथ शादी करी, मतलब इंडियन फीमेल्स के साथ शादी करनी, शादी करके वो यहीं रह गए, और उनके जो बच्चे हुए उनको कहते हैं हम लोग एंग्लो इंडियंस। मैरिज विथ इंडियन फीमेल, इंडियन फीमेल के साथ मैरिज करी और यहीं पर रह गए, उनको कहते हैं एंग्लो इंडियंस। ठीक है, इतनी सी बात थी एंग्लो इंडियंस की। आज के हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक थोड़ा सा और बेसिक सा है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ही लेके। तो अगर हम देखेंगे, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें बताते हैं, फिर उस पे आते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, सबसे पहली बात, अपना नेशनल फ्लैग कब आया। नेशनल फ्लैग आप लोग को पता हो तो बताइएगा, नहीं हो तो फिर देख लीजिए। 22 जुलाई 1947 नेशनल फ्लैग आया। ये भी बात है, नेशनल फ्लैग के ऊपर बहुत ब्रॉड टॉपिक है। इसको चेंज कितनी बार किया गया, 6 टाइम्स, मेजरली 6 टाइम्स चेंज किया गया नेशनल फ्लैग को, बहुत बार चेंज किया गया अपने इंडिया के नेशनल फ्लैग को। और डिसाइड किया गया 22 जुलाई 1947 को। दूसरी बात, अपना नेशनल एंथम, नेशनल एंथम कब डिसाइड हुआ, 24 जनवरी 1950। अब आप ये बताएंगे नेशनल एंथम है क्या अपना। ठीक है, थर्ड आएंगे नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग अपना कब डिसाइड हुआ, 24 जनवरी को, ये भी 1950। ये भी बताएंगे आप लोग नेशनल सॉन्ग कौन सा है। ठीक है, अब आते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके हम लोग को सेवरल अमेंडमेंट्स हुए। हम लोग को पता होंगे अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, संशोधन। अमेंडमेंट्स को हम लोग एक ये भी कहते हैं चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोग को। चलिए अब बात करते हैं, चेंजेस बहुत सारे आए इंडिया, अमेंडमेंट्स काफ़ी सारे किए गए। कौन, मतलब हम अगर अमेंडमेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, जैसे 7th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, 97th अमेंडमेंट एंड 101st अमेंडमेंट। ये सारे अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को लेके हुई, सारे लेके कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आए बातें हुई। और एक और बात बताएं आपको, ये 42nd अमेंडमेंट, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है ये, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखेंगे आप लोग। क्यों क्यों कहलाता है? क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस और लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस इस अमेंडमेंट के अंदर हुए थे। ठीक है, इसकी भी हम ब्रॉड वीडियो बनाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 ये कहता है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहता है आर्टिकल 368? पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अल्टर मतलब कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 368 क्या कहता है? पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट किससे मिलकर बनी हुई है? लोकसभा, ये तो आप लोगों को पता होगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, इन तीन से बन के मिली होती है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अभी हम लोग के जो इलेक्शन थे वो लोकसभा के थे, अगर आपको थोड़ा और बता दूं मैं। उसके बाद पार्लियामेंट, आर्टिकल 368 कहता है कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता है। और ये कब बात आई? ये जब बात आई जब केस चल रहा था, किसका? केस ऑफ केशवानंदा भारती केस। आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस केस है केशवानंदा भारती केस। ठीक है, ये आप लोगों को पता पड़ गया। उसके बाद क्या आर्टिकल 368 बताऊँ मैं? आर्टिकल 368 कहता है कि पार्लियामेंट, जो कि लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट से मिलकर बना होता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। ये जितने भी आपने अमेंडमेंट देखी, ये सारे अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं ऑल्टर करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासीफाइड कर रखा है 2 पार्ट्स में। एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है अनरिटन। ठीक है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन के तैयार हो चुका है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होने हैं, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलेगी। और अनरिटन मतलब बाकी रह चुका है, मतलब उसमें एडिशन और होता रहता है टाइम टू टाइम उनको। जैसे अगर देखी जाएगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अपना कौन सा है, कहाँ कहाँ है? एक तो इंडिया हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब अपने इंडिया में भी अगर एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल अपने इंडिया का लेंगे तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं लेकिन ऐड और कुछ नहीं हो सकता। जो आर्टिकल लॉज जितने बने हुए हैं चेंज नहीं होंगे, चेंज हो सकते हैं लेकिन रिटन है उसमें एडिशन और कुछ नहीं होगा। अनरिटन कौन से हैं? जैसे यूके का अनरिटन है, उसमें एडिशन और हो सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बातें ओवरऑल। ओरिजिनली मतलब 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के पास सबसे पहली बात कितने आर्टिकल्स, टोटल आर्टिकल्स, तो टोटल आर्टिकल्स कितने थे? 395। ओके, उसके बाद आपको पता होगा आर्टिकल्स फिर पार्ट्स आते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिर शेड्यूल्स आते हैं, तो कितने पार्ट्स थे?
22। शेड्यूल्स कितने हैं? 8। ये मैं बता रहा हूँ ओरिजिनली 1949 का है कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल आर्टिकल 395, पार्ट्स 22 एंड शेड्यूल 8। ठीक है। अब अगर प्रेजेंट का देखेंगे हम लोग, प्रेजेंट का देखेंगे तो प्रेजेंट का टोटल आर्टिकल कितने हैं? 448। पार्ट्स कितने हैं? 25। शेड्यूल कितने हैं? 12। ठीक है। और अमेंडमेंट टोटल कितने हो रखे हैं? अमेंडमेंट्स, संशोधन कितने हो रखे हैं? 106। मैंने ये बताया था आप लोग को, ये इतने सारे अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को लेके हो रखे हैं, ऐसी अमेंडमेंट ये। और हाँ, ये बात, ये अंडर कैन नॉट काउंट अंडर आर्टिकल 368, क्योंकि 368 क्या कहते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अमेंडमेंट तो कर सकते हैं बाकी में। तो 106 अमेंडमेंट हो रखे हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कैसे चेंजमेंट होता है ना, अमेंडमेंट होंगे कैसे? तो अमेंडमेंट होता है, देखिए, अगर आपको उससे पहले समझना पड़ेगा सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है और स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। ठीक है। तो अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो जान लीजिए। सिंपल मेजॉरिटी होती है मतलब टोटल मेंबर्स ऑफ हाउसेस। अगर कोई भी लॉ बनना हो तो एक तो सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है, एक स्पेशल मेजॉरिटी से हो सकता है। तो सिंपल मेजॉरिटी से वो हो सकता है टोटल मेंबर्स, मतलब 540। अगर मान लो लोकसभा की बात करेंगे तो 543 में से 543 का कितना, अगर आपको पता हो तो हाफ प्लस 1, तब वो पास हो पाएगा। टोटल में से हाफ प्लस 1, अगर वो बहुमत मिलती है तो वो पास, लॉ आगे बढ़ जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी वो मेजोरिटी यहाँ पे प्रेजेंट मेंबर्स का देखा जाता है कि कितने प्रेजेंट है। 543 अगर जितने ही प्रेजेंट है उसका हाफ प्लस 1, उसको कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। तो आर्टिकल 368 के अंडर एक चीज़ आती है कि हम लोग टू टाइप्स से अमेंडमेंट कर सकते हैं। पहला सिंपल मेजॉरिटी से, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी से। ठीक है। एक सिंपल, एक स्पेशल। सिंपल मतलब टोटल मेंबर्स, स्पेशल मतलब प्रेजेंट मेंबर्स। ठीक है, समझे आप लोग? इतनी बात समझ में आई? चलिए ठीक है। अब आप लोग ये बताइए कि मैंने लोकसभा के तो बता दिए 543 होते हैं, राज्यसभा कितने होते हैं मेंबर्स? राज्यसभा के कितने मेंबर्स होते हैं? ठीक है, ये आपका होमवर्क है, अगर आप पता कर सकते हैं तो पता करिएगा। राज्यसभा में टोटल मेंबर्स कितने हैं। हम अगली वीडियो में डिसाइड करेंगे कि फीचर्स क्या हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फीचर्स क्या हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, हम लोग मिलते हैं सेकंड वीडियो में।